Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors YouTube channel. Now this is DSSP PGT Chemistry Previous Year Question Solution Part 2. इससे पहले हम एक और सेशन कर चुके हैं जिसमें मैंने आपसे DSSP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज भी हम वही करने वाले हैं और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन ही नहीं करने वाले हम उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं DSSP पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को जो है वो शुरू करेंगे. नाउ बिफोर आई गो हेड लेट मी टेल यू कि DSSP PGT केमिस्ट्री के 5 का पंच कोर्स इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी मेंटर्स ऐप, जिसके सारे फीचर्स हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 3 लेवल टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें पार्ट ए के टेस्ट भी मिल रहे हैं, जो रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है ना, उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे और साथ ही थ्योरेटिकल टॉपिक्स के नोट्स पे मिलेंगे. तो इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद इट, विच अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको कोर्स बाय करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. 3000 का प्राइस है जिसपे आप TM10 कोड यूज़ करके 2700 में आपको मिल जाएगा. और जो अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो भी आपको 1500 का प्राइस है, बट आपको 1350 में मिल जाएगी TM10 रेफरल कोड यूज़ करके. ये जो सामने स्क्रीन पे नंबर गिवन है, इस पर कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको आप चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन. तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन. एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इट मीन्स अ लॉट टू अस. ओके, थैंक यू. सो शुरू करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग जो है ये क्वेश्चन देखेंगे. तो ये क्वेश्चन है, व्हेन अ ट्राइटोमिक गैस इज एब्जॉर्ब्ड as atoms on the surface of a solid, the Langmuir adsorption isotherm becomes. तो ये आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक है. क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एड्सॉर्प्शन. अब एड्सॉर्प्शन के अंदर आपके 2 आइसोथर्म्स जो है वो आपको DSSP के लिए प्रॉपरली पढ़ने हैं. BET आइसोथर्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा और हाई लेवल का हो जाता है. नेट गेट लेवल तो बिल्कुल नहीं आता है एग्जाम का, मैक्सिमम जैम तक BSc लेवल तक आता है. तो इसीलिए इसमें आपको एड्सॉर्प्शन के अंदर 2 मैं बता रही हूँ जो आइसोथर्म्स आपको पढ़ने हैं उनके नाम. एक आपको पढ़ना है फ्रेंडलिक आइसोथर्म, वन इज फ्रेंडलिक आइसोथर्म, एंड द अदर आइसोथर्म दैट यू हैव टू स्टडी इज तो फ्रेंडलिक, और साथ में आपको पढ़ना है लैंगमुइर आइसोथर्म. तो ये 2 आइसोथर्म्स जो है ना ये आपको पढ़ने हैं फॉर DSSP. अब लैंगमुइर आइसोथर्म जो है ना उसमें हम लोग एक जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं कि अगर एक गैस है A, वो अब्जॉर्ब हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड. ओके, अगर एक गैस ए अब्जॉर्ब हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड and it is forming AS, that is the gas adsorbed on substrate, then उसकी जो फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है. सो द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज थीटा इज गिवन बाय KP अपॉन 1 plus KP. Okay, where K is the distribution coefficient and P is the pressure of the gas. तो ये होता है थीटा का फॉर्मूला अगर आपकी गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है. ओके, नाउ अगर आपकी गैस जो है वो डाई एटॉमिक है तो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ KP. ध्यान देंगे, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ KP, यानी KP की पावर 1/2 अपॉन 1 plus KP, 1 plus स्क्वायर रूट ऑफ KP. ओके, और अगर तो ये क्या है, ये किसके लिए है, अगर आपकी जो गैस है वो क्या है, मोनो एटॉमिक है. सो इफ द गैस इज मोनो एटॉमिक दिस इज द फॉर्मूला. अगर जो आपकी गैस है वो क्या है, वो डाई एटॉमिक है तो ये फॉर्मूला होगा. और अगर जो गैस है वो क्या है, वो ट्राई एटॉमिक है तो क्या होगा, ट्राई एटॉमिक के लिए KP की पावर जो हो जाएगी 1/3 हो जाएगी. तो जनरल फॉर्मूला मैं आपको इसके लिए बता देती हूँ. जो थीटा का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है KP की पावर 1/n, ओके, अपॉन 1 plus KP रेज टू द पावर 1/n, जहाँ n क्या है, एटॉमिसिटी है गैस की. क्या है, एटॉमिसिटी. तो अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो एटॉमिसिटी क्या होती है, 1. मतलब बेसिकली एटॉमिसिटी क्या है कि कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो अगर मोनो एटॉमिक गैस है जैसे हीलियम, नियॉन, इस टाइप की गैसेस हैं तो वो कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा. अगर ऑक्सीजन जैसी गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो ये फॉर्मूला लगेगा. और सपोज ओजोन एब्जॉर्ब हो रही है, ओजोन क्या होती है, ट्राई एटॉमिक गैस होती है, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3. तो इसका मतलब आपका जो ये केस में क्या पूछा गया है, ट्राई एटॉमिक गैस के बारे में पूछा गया है. सो KP रेज टू द पावर 1/3 अपॉन 1 plus
Kp रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये आपका बीएससी लेवल का क्वेश्चन था, और बीएससी लेवल में भी बहुत बेसिक लेवल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एडवांस लेवल है, हाँ, बट ये पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। फ्रेंडलिक और लैंग्वेज, ये दो आइसोथर्म्स के क्वेश्चन, और इनकी थ्योरी आपको प्रिपेयर करनी है एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटिव रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स इज गिवन बाय। नाउ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स किसका क्वेश्चन है ये? सबसे पहले ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का रेट क्या होता है। अब देखो आपको इसके लिए समझना जरूरी है कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होती है वो एक SN1 रिएक्शन होती है। क्यों? जस्ट अ सेकेंड। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स बेसिकली क्या होती है कि सपोज मैंने एक एल्कोहल ली, सपोज इट इज ROH, और मैंने क्या लिया, एसिडिक मीडियम में होती है ये, ओके। वैसे यहाँ एसिडिक लिखा जाना चाहिए था, बट ये ऑब्वियस होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन एसिडिक मीडियम में ही होती है। तो H+, तो H+ क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये निकल जाएगा, R+ बचेगा, है ना। तो जो डिहाइड्रेशन है, वाटर रिमूव करना है अल्कोहल से, जो डिहाइड्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा कि वाटर के निकलने के बाद ही कार्बोकेटायन कितना ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। अब हम सबको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेल नोन, कि जो टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है इट इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, राइट। जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है इट इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन, which is more stable than primary carbocation, right, which is more stable than primary कार्बोकेटायन। तो प्राइमरी सबसे कम होता है, क्यों? बिकॉज आप ये देख सकते हो इसमें, आप टर्शियरी में आपकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, सपोज ये है 9, यहाँ कितनी है 6, और यहाँ पर कितनी होंगी, यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगी, राइट, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम इसको पढ़ते हैं, हमें पता है प्राइमरी जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होगा, राइट। तो इस वजह से, तो जितना ज़्यादा स्टेबल आपका केटायन, उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो टर्शियरी वुड बी ग्रेटर देन सेकेंडरी, एंड विच वुड बी ग्रेटर देन प्राइमरी। बेसिक अगर मैं ये बोलूँ कि इसका लेवल क्या है, तो ये आपका, सबसे पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ, कार्बोकेटायंस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। एंड अगर आपको ये पूछोगे मुझसे कि लेवल क्या है, तो एक्चुअली हम इसको 11th-12th में भी पढ़ते ही हैं। तो अगर आपने 11th-12th भी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ओके। तो ये 11th-12th लेवल का है, बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि मैम ये तो BSc लेवल का है, क्योंकि शायद उन्होंने 11th-12th में ऑर्गेनिक को इतने अच्छे से ना पढ़ा हो, तो डिपेंड करता है, ओके, ठीक है। बट 11th-12th में ये कॉन्सेप्ट होता है। आगे चलेंगे, तो ये क्वेश्चन था ऑर्गेनिक से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट, ओके। अब सॉलिड स्टेट में आपको जो है 11th-12th लेवल से थोड़ा ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। ये BSc लेवल में जो एडिशनल चीज़ें आती हैं ना, जैसे मिलर इंडिसेस, ब्रैग्स इक्वेशन, जो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, XRD, एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट आता है, वो आपको DSSS के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब 12th वाला तो करना ही है, और साथ में मिलर इंडिसेस, ब्रैग्स इक्वेशन, ये वाला पार्ट भी करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे देखते हैं क्या गिवन है। आपको इंटरप्लेनर डिस्टेंस गिवन है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? D आपको गिवन है कितना, 4 एंगस्ट्रॉम। आपको लैम्डा गिवन है 4 एंगस्ट्रॉम, और आपको फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन गिवन है, मतलब n की वैल्यू गिवन है 1। तो जैसे ये देखते हैं ना, एक ही आपके माइंड में, मतलब और कोई, इसमें ये बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसमें ना ज़्यादा कोई इक्वेशंस ही नहीं है। हमें पता है जब ये सब कुछ गिवन होता है तो क्या लगाना होता है, हमें ब्रैग्स लॉ लगाना होता है। ब्रैग्स लॉ क्या कहता है, n लैम्डा जो है वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, है ना। ये होता है हमारा ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ में n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है 1, लैम्डा होती है आपकी वेवलेंथ जो कि है 4 एंगस्ट्रॉम, इज इक्वल टू 2 इंटू डी। इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितना है, 4 एंगस्ट्रॉम है, इनटू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया, इनफैक्ट आपको इसके लिए कैलकुलेटर की नीड भी नहीं है। साइन थीटा जो है ये कितना आ गया, 1/2। अब आप अगर आपने थोड़ा भी मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता होगा साइन थीटा 1/2 की। वैसे तो आप इसको कैलकुलेटर में डाल सकते हो, बट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कैलकुलेटर वगैरह अगर यूज़ करोगे तो आपका उतना ही टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो इसीलिए
स्क्वायर्स, क्यूब्स थोड़े बहुत अगर याद हैं आपको, ऐसी बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की वैल्यूज अगर माइंड में है, जैसे log 2 की वैल्यू अगर आपको याद है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज उससे टाइम काफ़ी सेव होता है। जैसे ही साइन थीटा 1/2 आया, थीटा आ गया 30 डिग्री, आपका आंसर आ गया। ओके, सो इट्स अ वेरी, तो जनरली पेपर में जो कैलकुलेशंस होंगी वो बहुत मुश्किल नहीं होंगी। बहुत कुछ ही ऐसी कैलकुलेशंस होगी जिनको आपको कैलकुलेटर में डालना पड़ेगा, बाकी सब आप कर पाओगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा कोशिश करना कि खुद, क्योंकि बहुत कम टाइम में, आपको बहुत कम टाइम में और बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो बेटर है कि आप हैंड से कैलकुलेशंस अच्छे से कर पाओ, तो उससे आपका टाइम बहुत सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था सॉलिड स्टेट से, ब्रैग्स लॉ, मिलर इंडिसेस वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है, और बाकी 11th-12th वाला पार्ट जो होता है ना, वो तो आपको करना ही है। ठीक है, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द बॉयल टेम्परेचर ऑफ CO2 गैस गिवन दैट द वैंडरवाल कांस्टेंट आपको A और B गिवन है। सबसे पहले तो ये कहाँ से, कौन से टॉपिक से है? दिस इज फ्रॉम गैशियस स्टेट, तो जैसे प्रीवियस वाला सॉलिड स्टेट से था, दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ गैशियस स्टेट। अब गैशियस स्टेट में मैं ये बोलूँगी कि ये 11th-12th में भी पढ़ाया जाता है, बट ज़्यादा अच्छे से बॉयल टेम्परेचर वगैरह हम BSc में पढ़ते हैं। तो बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे एक रियल गैस जो है ना वो आइडियली बिहेव करती है। क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है एट विच अ रियल गैस जो होती है वो आइडियली बिहेव करती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, ये सब भी पूछी जा सकती हैं आपसे एग्जाम में, क्योंकि अगर आपने एग्जाम का पैटर्न देखा होगा तो वो डेफिनेशंस वगैरह पूछते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब आ जाती है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो बॉयल्स टेम्परेचर में आपको ये वैंडरवाल कांस्टेंट गिवन है, अब आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए बॉयल्स टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला होता है। इट इज A/R इंटू बी। ओके, ए क्या होता है आपका वैंडरवाल कांस्टेंट, A 4। ठीक है, आर क्या होता है, आप आर इज गैस कांस्टेंट, एंड बी इज अगेन 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/R। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब और क्या पूछा जा सकता है यार, फॉर एग्जाम्पल A और B देख के आपसे इन्वर्जन टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है आपसे, इन्वर्जन टेम्परेचर भी, जैसे बॉयल टेम्परेचर पूछा है, इसी तरह से इन्वर्जन टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है। और इन्वर्जन टेम्परेचर 2 टाइम्स द बॉयल्स टेम्परेचर होता है। ये रिलेशनशिप याद रखेंगे, ये रिलेशनशिप भी पूछी जा सकती है। क्या, इन्वर्जन टेम्परेचर को TI से डिनोट किया जाता है। TI इज एक्चुअली 2 टाइम्स बॉयल्स टेम्परेचर। सिंस बॉयल्स टेम्परेचर कितना है आपका, 2/R है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर इस केस में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2/R विच इज 4/R। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये रिलेशनशिप, क्योंकि बॉयल टेम्परेचर पूछा गया है, तो इस टाइप के आपके जितने भी फॉर्मूला बेस्ड वो है ना, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रियल गैस, आइडियल गैस, सबके जो फॉर्मूले हैं ना, इनका बेटर है जितना आपको जितने भी क्वेश्चंस आप नोट्स बना रहे हो उनमें फॉर्मूला शीट ज़रूर बनाना, बिकॉज स्पेशली DSSB के लिए फॉर्मूला शीट्स बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एंड तक जाते जाते बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे। तो लास्ट डेज में रिवीजन के लिए अभी से बनाओ, बाद में बहुत स्ट्रेस होता है, नहीं बनाई जाती है चीज़ें, लेकिन अभी जब आप नोट्स पढ़ रहे हो, एक बार पूरे नोट्स बना लिए, आपको नोट्स में दिख गए कि कौन कौन से फॉर्मूले आ रहे हैं, उन सबकी एक फॉर्मूला शीट भी बना ली, जो कि आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो। इसे अभी से करना जब आप नोट्स बना रहे हो, इसके लिए बाद में डिपेंडेंट मत रहना। ठीक है, कि बाद में करेंगे, बाद में टाइम नहीं मिलता है बहुत बार। ओके, तो ये था गैशियस स्टेट से क्वेश्चन, गैशियस स्टेट में रियल गैसेस वाले पार्ट से। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, ये तो ये सब तो सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन FCC एंड BCC क्रिस्टल सिस्टम्स रिस्पेक्टिवली। अब ये प्योरली 12th लेवल का क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट से है ये क्वेश्चन। कौन से टॉपिक से है ये, अगेन सॉलिड स्टेट से है। तो सॉलिड स्टेट में ये 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है आपको। बेसिकली आपको क्रिस्टल सिस्टम्स की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब A to Z चीज़ें जो आपसे क्रिस्टल सिस्टम में पूछी जा सकती है ना, वो आपको आनी चाहिए। अब आपसे FCC और BCC के नंबर ऑफ, तो ये बेसिकली पता है क्या पूछ रहे हैं आपसे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। अब आपको पता है FCC में कहाँ कहाँ पर एटम्स होते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। FCC में फेस के सेंटर्स पर और कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं। क्या, कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं। सो इट हैज एटम्स एट कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। आपको पता है कॉर्नर वाले एटम 8 होते हैं एक यूनिट सेल में, और हर एक उसका शेयरिंग का कितना पार्ट होता है, 1/8 होता है एक यूनिट सेल के अंदर। और फेस सेंटर्स कितने होते हैं, क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं।
6 होते हैं क्यूब के फेसेस, ठीक है, 6, और 6 हर एक जो फेस एटम है वो 2 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर्ड होता है, तो शेयरिंग नंबर क्या होता है 1/2, तो 3 और 1, तो ये कितना आ गया, तो एफसीसी के जो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल आया वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। वहीं इफ आई टॉक अबाउट बीसीसी, अगर मैं बीसीसी की बात करती हूँ तो बीसीसी में कहाँ कहाँ पर एटम्स होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं जो 8 × 1/8, प्लस बॉडी सेंटर पे जो एटम होगा वो किसी से शेयर नहीं हो सकता, तो पूरा का पूरा एक एटम एक ही यूनिट सेल में होगा, इसलिए देयर आर 2 एटम्स विद इन द यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक के कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, वो भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो सिंपल क्यूबिक जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो कॉर्नर्स पे 8 × 1/8, 1 एक ही एटम होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है वो होता है एज सेंटर्ड, तो उसमें आपके एजेस के सेंटर्स पर होते हैं और कॉर्नर्स पर होते हैं, ठीक है। तो मेनली बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक होता है, तो आपको इसके नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल पता होने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बट ये सब चीज़ें अगर आपको, वैसे मैंने आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाई, बट अगर आपको याद होंगी ना तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये सॉलिड स्टेट से था अगेन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये कहाँ से क्वेश्चन है, जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ते हैं, टाइट्रेशन में पढ़ते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट तो एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकल इनऑर्गेनिक हर जगह पढ़ी जाती है, ठीक है। तो K2Cr2O7 में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है, तो K2Cr2O7 में जो सबसे पहले इसका ये फॉर्मूला होता है डाइक्रोमेट का, इसका मतलब Cr2O7 2- होता है ये, ठीक है। अब जो बच्चे तो केमिस्ट्री रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनको तो क्रोमियम को देखते ही याद आ जाएगा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करना बता देती हूँ। सपोज क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x है तो 2 एटम्स हैं, तो 2 × x, प्लस ऑक्साइड है, ऑक्साइड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो 7 × कितना होना चाहिए -2। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा +6। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है KMnO4, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, और किस में चेंज हो जाता है, Cr3+ में चेंज हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर भी आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज कलर, टाइट्रेशंस में यूज होता है ना ये, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में जो 2 सबसे ज़्यादा कॉमनली पढ़े जाने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, कि मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्रोमियम डाइक्रोमेट किस में चेंज होगा, इट विल चेंज इन, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो इट विल चेंज इन क्रोमियम 3+। इसी तरह से ही KMnO4 का अलग अलग होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही यूज़ किया जाता है, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के मीडियम्स में यूज़ किया जाता है। जब एसिडिक मीडियम में इसको यूज़ किया जाता है तो ये Mn2+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से जब बेसिक मीडियम, तो आपको ये सारी चीज़ें ना बेसिकली क्लियर होनी चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट से रिलेटेड सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की। इनका कलर, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, इट इज़ ऑफ पिंक कलर। ये किस कलर की होती है, पिंक कलर की होती है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसको हम रिडॉक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो अगर आप इसका टॉपिक्स पूछेंगे मुझसे तो मैं बोलूँगी कि रिडॉक्स केमिस्ट्री का टॉपिक है, और रिडॉक्स केमिस्ट्री में सबसे 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये दोनों है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस में डाइपोल मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम है। अगर आप मुझसे टॉपिक पूछोगे तो ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा जाता है डाइपोल मूवमेंट, राइट, इट इज़ स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग। 11th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको पढ़ते हैं। केमिकल जो डाइपोल मूवमेंट होता है म्यू, वो Q × D होता है, जहाँ पे Q क्या होता है, द चार्ज, द पार्शियल चार्ज विच इज़ प्रेजेंट। क्योंकि डाइपोल मूवमेंट हम बात कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आयनिक कैरेक्टर होता है। तो जब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आयनिक कैरेक्टर, तो मतलब उन पे पूरा +1 -1 जैसे चार्ज नहीं है, उनमें पार्शियल चार्ज है।
तो पार्शियल चार्ज कितना है और जो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स है वो कितना है। डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और बी दो एटम्स के बीच का डाइपोल मोमेंट देख रही हूँ तो उनके सेंटर्स में है ना, उनके बॉन्ड लेंथ कितनी है, आप सिंपली इसको बॉन्ड लेंथ से भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर, तो म्यू जो है क्यू और डी दोनों पे डिपेंड करता है, बट इन जनरल जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो होता है चार्ज। अब पार्शियल चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, राइट। सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिन दो एटम्स में ज़्यादा होगा उनका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का। अब हमें पता है कि H तो सब में कॉमन है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा खींचेगी, पार्शियल चार्ज उस पर सबसे ज़्यादा होगा आउट ऑफ ऑल द फोर, तो डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज़्यादा HF का होगा। तो ऑर्डर भी अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं ऑर्डर क्या बताऊंगी, HF का सबसे ज़्यादा होगा एंड देन HCl, देन HBr एंड देन HI। ओके, तो इन जनरल आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उस पर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे, तो केमिकल बॉन्डिंग के जो बेसिक 11th-12th के कंसेप्ट्स हैं, आप खुद देखो, मैं आपको खुद दिखा रही हूँ कि जो बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि मैम क्या 11th-12th लेवल का आता है ये पेपर या फिर ये BSc लेवल का आता है, मैं बोलती हूँ हमेशा मिक्स लेवल का आता है, दोनों से क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिक, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने ज़रूरी है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं ना, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, और हर टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, बिकॉज 200 क्वेश्चंस में वो 180 क्वेश्चंस में वो ऑलमोस्ट हर टॉपिक को टच करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है। अब सबसे पहले आपको एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाने के लिए एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को 3 चीज़ें सेटिस्फाई करनी होती है। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, देन उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। इसी को ही हम ये भी लिख सकते हैं कि सारे के सारे एटम्स जो है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। क्या, जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। एंड थर्ड, उसमें जितने जो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहाँ n 0 1 2 हो सकता है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब एक कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब फर्स्ट केस में क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट केस में प्रॉब्लम ये साइक्लिक तो है बट ये sp3 है, हमें sp3 नहीं चाहिए होता है इसलिए, और इनफैक्ट यहाँ ये दो कुछ गड़बड़ भी है, राइट। तो एलीन टाइप कुछ बना दिया, तो दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस। अगेन इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखने से आपको एक बार के लिए हो सकता है ये लगे कि ये पिरिडीन है। ओके, एक बार के लिए आपको लगे ये पिरिडीन है, बट ध्यान से देखो यार ये पिरिडीन नहीं है, दिस इज नॉट पिरिडीन। ओके, ये पिरिडीन जो विच इज, अच्छा आपसे ये पूछा गया नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, इसमें ना यार कुछ गड़बड़ है, बिकॉज सही में देखा जाए तो ये भी एरोमेटिक नहीं है फर्स्ट वाला, बट आई थिंक मुझे लगता है इनसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। जरा ध्यान से सब बच्चे यार देखना इसको प्लीज, सब एवरीवन प्लीज सी दिस वेरी वेरी केयरफुली। एक्चुअली इनको बेंजीन बना के देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने नोट पूछा है ना, तो इनको ये बना के देनी चाहिए थी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है होगा। इसी तरह से आई थिंक नेक्स्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, नेक्स्ट जो है वो पिरिडीन होनी चाहिए थी क्योंकि नॉट पूछा गया है ना, तो ये है आपसे एन, ये होनी चाहिए थी, और इस तरह से दिए तो पिरिडीन एरोमेटिक होती है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये sp2 ऑर्बिटल में होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर भी। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। और ये लास्ट कंपाउंड क्या बनाया है, पायरोल बनाया है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इसको पढ़ा जाता है, पायरोल, पिरिडीन, फ्यूरान, थायोफीन, इनको अच्छे से पढ़ना है। पायरोल आपको सबको समझ में आता है कि देखते ही तो नहीं लगेगा ये एरोमेटिक है, बट अगर हम कंडीशंस चेक करते हैं तो देखेंगे इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, इस ये किस में प्रेजेंट होता है, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है, और ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, एंड इट कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, है ना। तो ये कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, हेंस इट इज एरोमेटिक इन कॉन्जुगेशन। तो मैं आपको तो स्पेशली, तो आपका इसमें ना ए और बी में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। डी तो डेफिनेटली पता चल रहा है, और फर्स्ट बेंजीन होनी चाहिए थी, सेकंड पिरिडीन, और ये पायरोल। ओके, तो ये वाला कंपाउंड है, ये एरोमेटिक नहीं है। नाउ यू शुड नो
कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑलमोस्ट हर केमिस्ट्री के पेपर में आते हैं। एंटी एरोमेटिक के लिए बस एक और कंडीशन क्या होती है कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली दो कंडीशंस एंटी एरोमेटिक की भी सेम होती है, बट अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिक होता है। वहीं अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी एरोमेटिक होता है कंपाउंड। क्या, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसी के साथ आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एरोमेटिसिटी के बारे में पता होने चाहिए। तो आपको मेनली पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, ओके, एंड पिरिडीन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आईआईटी जैम कह रही हूँ, सॉरी, DSSB के सिलेबस में है। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, this pale blue colored this CuH2O6 plus ion reacts with aqueous ammonia solution to form which colored ion? Very nice question, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में का क्वेश्चन है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कोऑर्डिनेशन में आपके आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं ना कोऑर्डिनेशन में, IUPAC नेमिंग से भी हो सकते हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हो सकते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हो सकते हैं। बट ये क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम एक पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हम स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रा और कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वहाँ से क्वेश्चन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि CuH2O6 में सबसे पहले कलर का रीजन क्या है। देखो, CuH2O6 क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली, ओके, इसको अच्छे से समझेंगे। So this is an octahedral complex. This is an octahedral complex. अब octahedral complex जो होता है ना यार, octahedral complex के अंदर क्या होता है, आपका डी ट्रांजिशन, Cu2+ मतलब D9 कॉन्फ़िगरेशन है, और D9 कॉन्फ़िगरेशंस में कलर किसकी वजह से आ रहा है, इसका जो कलर है पेल ब्लू कलर है, पेल ब्लू लाइट ब्लू कलर, वो डी ट्रांजिशंस की वजह से आ रहा है। अब आपको ये पता होनी चाहिए यार कि डी ट्रांजिशंस की वजह से जो कलर आता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज आपने अगर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन, तो डी ट्रांजिशंस जो होती हैं वो लापोर्टे फॉरबिडन होती हैं, ओके, और स्पिन फॉरबिडन भी होती हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है आपके डी ट्रांजिशन से जो कलर आते हैं वो बहुत ही क्या आते हैं, इंटेंसिटी उनकी डार्क नहीं होती, हाई नहीं होती, पेल कलर्स होते हैं। ओके, नाउ डी ट्रांजिशंस किसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ओके, डी ट्रांजिशंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब जब आपने इसको क्या किया, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल बी CuNH3 4 2+। ये कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेगा जब आपने अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली किस में चेंज हो गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। अभी भी D9 है, बट अब D9 किसका है, टेट्राहेड्रल का। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल की डी ट्रांजिशंस जो होती हैं वो लैपोर्टे फॉरबिडन होती है और स्पिन फॉरबिडन होती है। बट आपकी जो डी ट्रांजिशंस हैं किसकी, टेट्राहेड्रल की जो डी ट्रांजिशंस होती हैं वो लापोर्टे पार्टली अलाउड होती हैं। ये ध्यान रखेंगे, वो क्या होती हैं, लापोर्टे पार्टली अलाउड होती हैं। ओके, और सॉरी, स्पिन अलाउड, लापोर्टे फॉरबिडन, और मुझे इसको स्पिन अलाउड लिखना चाहिए था, स्पिन अलाउड होती है ये, इसीलिए ये इतनी इंटेंस नहीं होती क्योंकि लापोर्टे फॉरबिडन, बट ये लापोर्टे पार्टली अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं और स्पिन अलाउड भी होती हैं। अब क्योंकि लापोर्टे अलाउड ट्रांजिशन है तो इस वजह से जो कलर होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है। अब यार आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये लापोर्टे फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन क्या है। देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एकदम डिटेल में आपको ये चीज़ समझा पाऊँ, बट बेसिकली ये जो है इसे चार्ज, स्पेक्ट्रा और कलर में पढ़ाया जाता है जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, डेफिनेटली यू कैन कंसीडर अबाउट टेकिंग द कोर्स। जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो ले सकते हो, उसमें आपको ये एकदम अच्छे से पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेशन का ये वाला पार्ट। ओके, ठीक है, तो ये प्रॉपरली, ये बिल्कुल भी इसका कोई भी वो 11th-12th में हम नहीं पढ़ते, प्रॉपर BSc लेवल का क्वेश्चन है ये। ओके, ठीक है, तो आई होप ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्योंकि ये जो लापोर्टे पार्टली ट्रांजिशंस हैं, ये लापोर्टे
पार्टली अलाउड ट्रांजिशंस है, ये ज़्यादा इंटेंस होती हैं, इसलिए जो पेल ब्लू, ये लाइट ब्लू कलर था, अभी किस में चेंज हो गया, डीप ब्लू कलर। तो CuNH342+ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका कलर वैसे भी याद होना चाहिए एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। डीप ब्लू कलर होता है बिकॉज ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शायद आपको इतने अच्छे से दिख ना रहा हो तो मैं आपको रीड कर देती हूँ। इट इज 100 ml each of 1 molar AgNO3 and 1 molar NaCl are mixed. The nitrate ion concentration in the resulting solution is. तो आपको ये बोला गया है कि 100 ml, ओके, 100 ml 1 molar AgNO3, 100 ml 1 molar AgNO3 हमने लिया है, और साथ ही हमने 100 ml 1 मोलर क्या लिया है, NaCl है, और इनको हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, ये टॉपिक सिंपल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ओके, तो दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मोल कंसेप्ट। ओके, आने वाले हैं क्वेश्चन इसके विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो ये आपने 100 ml ईच लिया और आपने एक फाइनल सोल्यूशन बनाया। इस फाइनल सोल्यूशन में ना आपको क्या बोला है, नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बतानी है NO3 माइनस की। तो ऐसे हमेशा जब भी मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायग्राम बना लिया करो, इजी हो जाता है। और अब फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो गई, 200 ml हो गई, ये तो हमें पता चल गया। अब मुझे नाइट्रेट की कंसंट्रेशन निकालनी है। अब मुझे पता है कि AgNO3 जब है वो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म AgCl प्लस NaNO3। सबसे पहले हम मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml जो है वो क्या देती है, मिलीमोल्स देती है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml हमें क्या देती है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स देती है AgNO3 के। AgNO3 के कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे, 100 इंटू 1, 100 मिलीमोल्स हो जाएंगे। इसी तरह इसके भी 100 मिलीमोल्स हो जाएंगे। अब अगर मेरे पास इसके 100 मिलीमोल्स हैं और 100 के साथ में 100 रिएक्ट करूँ तो मुझे मिलेंगे भी कितने, 100 और 100 ही। फाइनली जब मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो 100 मिलीमोल्स मुझे मिलेंगे NaNO3 के, है ना, और 100 मिलीमोल्स मुझे मिलेंगे किसके, तो AgCl के। तो इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन में देयर आर 100 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रेट इन 200 ml। अब अगर मुझे कंसंट्रेशन या मोलैरिटी बतानी है किसकी, नाइट्रेट की, इन फाइनल सॉल्यूशन, सो मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट इन फाइनल सॉल्यूशन कैसे दी जाएगी, इट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट, या मिलीमोल्स भी ले सकते हैं। अगर मैं नीचे वॉल्यूम किस में ले रही हूँ, मिलीलीटर में, तो मैं ऊपर मिलीमोल्स भी ले सकती हूँ। इनफैक्ट मिलीमोल से इजी होता है क्वेश्चन करना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ओके, अपॉन नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ओके, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रेट। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रेट कितने हैं, 100 फाइनल सॉल्यूशन में, अपॉन 200 ml है, तो दैट मीन्स आपका 1/2 यानी 0.5 आ जाएगी कंसंट्रेशन। या आप वैसे ओरली भी कर सकते थे, अगर आपको मिलीमोल समझ में आते हैं ना तो आप यहाँ से देख सकते थे, आप 100 इसके 100 इसके, जब इसके 100 रिएक्ट करेंगे तो 100 इसके मिलेंगे। फाइनल सॉल्यूशन मिक्स करने पे कितनी हो रही है, 200, तो 100/200 1/2 आप ओरली भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपके थोड़े से जो कंसेप्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है, तभी आप ओरली कर सकते हो। ओके, आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन सबको। जब भी मिक्सिंग का क्वेश्चन आए तो इस तरह से सर्कल्स बना के क्वेश्चन को करो, ठीक है, और मिलीमोल्स में करो क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन ईजी रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ देखने को मिलती है। क्वेश्चन का टॉपिक देख लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग से ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको sp3d2 पूछा गया है। sp3d2 का मतलब आपकी सबसे पहले तो आपका जो नंबर होना चाहिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 5, या बेसिकली स्टेरिक नंबर निकालेंगे हम। स्टेरिक नंबर कैसे निकाले जाता है, it is half the number of valence electrons plus the number of monovalent atoms around the central atom minus the charge on cation if the species is a cation plus the charge on anion if the species is an anion। ये फॉर्मूला होता है स्टेरिक नंबर निकालने का, राइट, हाफ v plus m minus c plus a। अब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस, अब हम ये देख लेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो देखते ही समझ में आ रहा है Br-Cl3 के लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ब्रोमीन है ना, अपना हेलोजन है। 3 इसके अराउंड 3 मोनोवेलेंट एटम्स है। क्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम होता है जिसकी तो 7 + 3/2 10। अब यहाँ पे क्या है देखेंगे जरा, सो 7 हाफ ऑफ 7 + 3/2 10/2 आया, विच इज 5 5 का मतलब होता है
क्या होता है 5 का मीनिंग आपका, स्टेरिक नंबर 5 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। BRF तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इट विल बी हाफ ऑफ 7 + 1 विच इज 8/2। 8/2 क्या होता है 4 होता है, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ बात हो रही है यहाँ पे sp3 टाइप की, तो यहाँ नहीं हो सकता। ICL5 की अगर बात करूँ तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7 + 5/2 इज, ठीक है, तो दिस इज सॉरी दिस इज sp3d, 5 आया ना कोऑर्डिनेशन नंबर, सो सॉरी, मतलब 5 ऑर्बिटल्स टाइप के वो है sp3d, ठीक है। 7 + 5/2 इज 6, 6 का मतलब होता है sp3d2। और ClF3 बिल्कुल BrCl3, इसका निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जैसे Br है 7 प्लस फ्लोरीन के लिए 3, तो 10/2 इज 5 विच इज sp3d। ओके, इज इट क्लियर? तो यार इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंगली ए और सॉरी तो आपका सॉरी, हाँ बिल्कुल सही कि मैंने आंसर ए और डी में sp3, सॉरी ये कितना आया 7 + 3/5 sp3d, ये भी sp3, आपसे पूछा कि sp3d2, तो ICL5 एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो sp3d2 है। ओके, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेरिक नंबर है अगर वो 3 आता है, तो ये मैं आपको बता भी देती हूँ फटाफट। अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आया तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 आया तो sp2 होगी, 4 आया तो sp3 होगी, 5 आया तो sp3d होगी, और वहीं अगर 6 आया तो sp3d2 होगी। तो इस तरह से हमें इसमें सोचना होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन, उनकी शेप, उनके वो एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन और शेप के क्वेश्चंस एनीवेज बहुत कॉमन है इन एग्जाम्स के अंदर। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द वी शेप ग्राफ रिप्रेजेंट्स कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ। अब ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अगेन अ प्रॉपर BSc लेवल टॉपिक है ये। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन BSc में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे आप कंडक्टेंस के टॉपिक में भी पढ़ते हो। आपसे पूछा गया कि वी शेप ग्राफ किस में मिलता है। अब आपको इसके लिए ना प्रॉपरली यार कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आप क्या ऐड कर रहे हो, जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग, बेसिकली वी शेप्ड कर्व आपको मिलता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट करते हो। क्यों? बिकॉज देखो इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे जैसे आप बेस को सब, इसके लिए आपको क्या इमेजिन कर लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल सबसे फेमस HCl, बेस का NaOH। जो HCl और NaOH जो है जब वो रिएक्ट करेंगे तो हो क्या रहा है, आपका NaCl बन रहा है ना। तो H+ आयंस फास्ट मूविंग होते हैं, Na+ स्लो मूविंग होते हैं, इसलिए जो आपकी जो कंडक्टेंस होती है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगी, कंडक्टेंस आएगी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर क्या आएगी, कंडक्टेंस। तो इसलिए आपकी जो कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में, तो पहले डिक्रीज होती जाती है अप टू द एंड पॉइंट, क्योंकि फास्ट मूविंग H+ आयंस रिप्लेस करें स्लो मूविंग Na+। स्लो क्यों मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हायर मास, राइट। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक बार एंड पॉइंट आ गया, उसके बाद बस आप NaOH ऐड करते जाओगे, NaOH ऐड करते जाओगे, उसके बाद फिर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज यू आर एडिंग फास्ट मूविंग OH- आयंस टू द सॉल्यूशन। H+ और OH- की जो मोबिलिटी होती है वो अपने सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा हाई होती है, ग्रोथस मैकेनिज्म। तो ये सारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये एक प्रॉपर टॉपिक होता है जिसमें आपको, जिसको समझने के लिए, जिसके ग्राफ्स को समझने के लिए आपको ना मोबिलिटी को समझना पड़ेगा कि H+ आयन फास्ट मूविंग होता है वाटर में, OH- फास्ट मूविंग होता है, Na+ इतना फास्ट मूविंग नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको कंडक्टेंस, मोबिलिटी, ये सब समझना पड़ेगा, तभी आप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के क्वेश्चन को कर पाओगे। ये सारे जो लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, इन सब के ग्राफ्स होते हैं, और इन सब के ग्राफ्स आपको प्रॉपरली किस में पढ़ सकते हो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के टॉपिक में आप इसे पढ़ सकते हो। अगेन प्रॉपर BSc लेवल टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यू नेवर नो कि इस साल आपसे पूछ लिया जाए कि 4 ग्राफ्स दे दिए जाएं और बोले कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का कौन सा ग्राफ है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से ऑल्टर किया जा सकता है। इन क्वेश्चन से हमें आइडिया ये लगाना है कि कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें प्रॉपरली प्रिपेयर करने हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्टेंट इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हमें सबको पता है कि T हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज
0.693 by K, it is independent of the initial concentration of reactant, hence आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा. बाकी सबके जो फॉर्मूला है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए इट इज ए नॉट बाई टू, इट इज 1 बाई ए नॉट बाई 2K, राइट. इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 बाई ए नॉट के. तो सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सबके जो हाफ लाइफ के फॉर्मूले हैं वो अच्छे से आने चाहिए. और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में तो प्रॉपरली पता ही होना चाहिए कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन. टी हाफ इज 0.693 बाई के, वेयर के इज रेट कांस्टेंट. ओके, तो ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और 12th लेवल का है. अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हुए केमिकल काइनेटिक्स से तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, केमिकल काइनेटिक्स से फॉर्मूले अभी से फॉर्मूला शीट्स पे लिखना शुरू कर दो, जिन भी फिजिकल के स्पेशली फॉर्मूले, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में. सो गाइज, विद दिस वी विल एंड दिस सेशन. इस सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. आई होप आपको इस सेशन में समझ में आया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्लियर हुआ होगा. और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द सेशन में बताया कि हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई भी जाएंगी. तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जाम निकालना है, तो आप डेफिनेटली गो हेड फॉर द कोर्स. और अकेली टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, बट कोर्स ले लोगे तो बेटर है क्योंकि सारा कंटेंट भी मिल जाएगा. टेस्ट सीरीज में आपको सिर्फ टेस्ट और उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे. ओके, तो इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू रीच आउट ऑन दिस गिवन नंबर. मैं आपको अगले सेशन में मिलूंगी. हम जैसे कि आपने अभी देखा और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उन सब क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. तो DSSB के क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना.